हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी इस दिल में से तुम हो, जिसको लिखा है मोनिका जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 233 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 234 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। 40 मिनट बाद चेंजिंग रूम में राधिका राधिका से जब नहीं रहा गया तो फूट फूट के रोने लगी। पात ने अभी भी राधिका को उसकी कमर से पकड़ रखा था। पात ने एक हाथ से राधिका की कमर पर पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। इस तरह से राधिका को अचानक से रोने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से राधिका को क्या हो गया। उसने राधिका की पीठ को अपने हाथों से सहलाते हुए बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। पात की इस तरह से पूछने से राधिका को रोना और ज़्यादा तेज हो गया। पात और राधिका के ऐसे रोने से अब थोड़ी घबराहट सी होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की को अचानक क्या हो गया। उसने रा, उसने राधिका के गालों पे आंसू साफ किया और राधिका की थोड़ी सी पकड़ को उसके चेहरे को अपने सामने करके उसकी आंसू भरी आंखों में देखा और फिर बारी बारी उसके दोनों गालों को किस कर लिया। फिर दोनों आंखों को भी एक एक पल के लिए राधिका को अपनी आंखें बंद कर लिया और खुद को दो चार थप्पड़ मारना चाहती थी। खुद को हकीकत में लाने के लिए राधिका ने अपनी आंखों खोला तो वो पात से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। पात ने उसे खुद बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं किया, बल्कि अपने पास और कर लिया। इतनी कोशिश करने के बाद भी जब वो पात से खुद जा भी नहीं ला पाई तो उसका गुस्सा उसे हावी होने लगा और उसने पात को खुद से दूर करने के लिए उसके गाल पे थप्पड़ मार दिया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि पात को समझ ही नहीं पाया। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। राधिका ने खुद को ऊपर से विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी भी क्या किया। उसने पात को थप्पड़ मार दिया। राधिका अभी भी कुछ सोचना समझ नहीं चाहती थी। उसका गुस्सा उसे बहुत बुरी तरह से हावी हो चुका था। पात ने अपने गाल पर एक हाथ रख लिया। राधिका ने पास के कॉलर को अपने दोनों हाथों से पकड़ के अपने सामने करते हुए कहा, आप खुद को समझते क्या हैं। जब आपका दिल करेगा पास आ जाएंगे और जब मुंह में आएगा वो सुना देंगे। आपको क्या लगता है क्या हूँ मैं, जो आप ऐसे बार बार मुझे मेरे पास आते रहते हैं। जब मन किया मुझे किस कर लेते हैं। आपका जो मन करेगा आप वो करेंगे। आप जो आप आज मुझे बता ही दो आप क्या हो। राधिका अब अभी भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही पात ने उसे वॉल सटाते हुए अपने शरीर से दबाने लगा। राधिका ने पात की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दी राधिका ने पात की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दिया। पात की पात को राधिका की हंसी को ऐसा लग रहा है जैसे वो उसे मजाक उड़ा रही हो। 2 मिनट तक खामोशी रही और फिर राधिका ने धीरे से कहा, मार दीजिए ना प्लीज़ मुझे। हर दिन मारने से अच्छा है आप मुझे एक ही बार में मार दो। मैंने आपको एक थप्पड़ क्या मार दिया, आपके ईगो को ठेस पहुंच गई। और जो आप मेरे पास रह ये सब बार बार करते हो उसका क्या सोचा है कभी, मुझे कितना दर्द होता है। यहाँ पर कहते हुए राधिका ने अपने दिल पे हाथ रखा। राधिका की आंखें एक बार फिर से आंसू से भर गई। पात राधिका के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों आंसू से भरी आंखों को देखकर उसने अपने दिल को दर्द होता हुआ महसूस हो रहा था। राधिका अभी भी रो रही थी। पार्थ ने खुद के चेहरे के एक्सप्रेशन को नरम करते हुए राधिका के चेहरे को अपने हाथों में थाम कहा, आई लव यू। मैं तुम पर गुस्सा करते करते कब न जाने तुमसे प्यार हो गया। मुझे भी इस बात का नहीं पता चला। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता हूँ। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ था, वो लड़ाइयाँ, मेरा बार बार तुम्हें सुनाना, तुम्हें नीचा दिखाना, मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं तुमसे कब प्यार करने लगा। क्या हम सब कुछ भूल के फिर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। मुझे पता है तुमने अपने अंदर बहुत सारे दर्द छुपा के रखे हैं। आई नो तुम्हें मेरी मेरी कोई किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, पर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पास ये सब इसलिए कहा क्योंकि राधिका है यानी सिर्फ उसे ही देख रही थी। उसे बिल्कुल भी उस बात का उसकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ था। राधिका को लग रहा था कि पात उस पर गुस्सा ज़्यादा करेगा, शायद उसके थप्पड़ मारे, क्योंकि बदले में वो उसे मार सकता है। शायद बदले में उसको थप्पड़ ही मार देता। लेकिन ये हाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। राधिका अब भी अपनी हैरानी भरी नज़रों से उसे ही घूर घूर के देख रही थी। राधिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 234 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 235 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। पार्थ ने लगभग एक ही सांस में अपने दिल की सारी बात एकदम से राधिका के सामने कह दी थी। पार्थ की बात सुनकर राधिका को ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि उसकी भूत देख लिया हो। उसे बिल्कुल भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने कोई और नहीं पार्थ ही खड़ा हुआ है। तुम तुम कहती क्यों नहीं राधिका,
क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि एक बार तुम्हारा हाथ थामने के बाद मैं कभी भी किसी भी हाल में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब और राधिका ये सब कुछ सहन नहीं कर पा रही थी, उसने अपने दोनों कानों पे हाथ चिल्लाते हुए कहा, सब झूठे हैं यहाँ पर, कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता। बस सबने अपने अलग-अलग मतलब हैं। एक बार काम निकलने के बाद लोग कचरे की तरह ज़िंदगी से निकाल के फेंक देते हैं। जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो मुझे छोड़ देगी छोड़ दे के चले जाते हैं। आपके लिए इतना आसान है क्या? यहाँ सब पर मेरे लिए इतना आसान नहीं है। राधिका की आँखें से बेहद आँसू निकल रहे थे। राधिका अब भी नहीं सँभल पाई और वो पास की बाहों में तेज़ से रोने लगी। बचपन से लेके अब तक सारी यादें उसके दिमाग में एक तरह मूवी की तरह घूम रही थी। नाजायज़ ये शायद आपकी ज़िंदगी में इस तरह जुड़ा हुआ था कि मैं चाह कर भी उसे छुड़वा नहीं पा रही थी। बचपन से लेके आज तक नाजायज़, गंदा खून, गंदी नाली का कीड़ा, ये शब्द सुनते-सुनते उसने अपने लिए हर जगह लोगों से दबाने और नोचने की कोशिश की है। लोगों की गंदी नज़रें को खुद पे फ़ील करके कभी-कभी तो उसे खुद से घिन हो जाती थी, लेकिन कोई भी उसके दर्द को नहीं समझता था। यहाँ की पार्थ भी उस इंसान में से एक था जिसने उसे नाजायज़ कहा था। क्या वो अपनी ही कही बातों को भुला दिया है? राधिका ने खुद को सँभालते हुए खुद से कहा, मैं कभी भी ऐसे इंसान पे भरोसा नहीं कर सकती जो अपनी कही बात को पलट जाए। राधिका ने खुद को सहारा दिया और फिर वो खड़ी हो गई और वो पार्थ के सामने बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। राधिका जल्दी से पास से दूर हो गई और बिना कुछ कहने का मौका दिए खुद को भी बिना बिना कुछ कहे जल्दी से वहाँ से बाहर निकलने लगी कि पार्थ ने राधिका के बाहर जाने से रोक लिया और पास खींचते हुए कहा, क्या दूर जाने की कोशिश कर रही हो? मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो तुम मेरी चुप्पी को कुछ भी मतलब निकालोगी? मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए चुप हूँ और हमारी सारी बातों को सुन रहा हूँ। अब मुझे दूर जाने अब मुझे दूर जाने का ख़्याल भी अपने मन दिमाग से निकाल देना। पार्थ ने राधिका के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। वो इस टाइम सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे गुस्से में इस बात का भी ज़ा उसे गुस्सा इस बात का था कि राधिका उसकी बात को बिल्कुल भी समझना नहीं चाहती और बस उसे दूर जाना चाहती है। उधर अभिषेक के घर पर अभिषेक से गुस्सा होकर बैठी हुई थी। उसे अभिषेक के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह ये थी कि अभिषेक अब भी चाहता था कि अंशिका इस बच्चे को गिरा दे। उसे तो अंशिका को घर से बाहर जाने को बंद कर दिया था। उस पर कड़ी निगरानी कर रखी थी जिससे अंशिका को और ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी। उसे अब पछतावा हो रहा था कि वो क्यों नहीं वो उस दिन अभिषेक से बहुत दूर चली गई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता उसे। अभिषेक शायद कभी भी इस बच्चे के लिए तैयार नहीं होने वाला है। ये सोच के आज अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। वो यह वो कहे तो भला किससे कहे। यहाँ कोई भी नहीं है जो उसकी बात सुन सके। कुछ दिनों से अंशिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ उसका अभिषेक है ही नहीं। जिस अभिषेक को वो जानती हो वो तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी खुशियों को पूरा ख्याल रखता था। फिर ये कौन है जो कि उसकी खुशियों को ख़त्म करना चाहता है। अंशिका 2-3 दिन तक ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी और ना ही अच्छी नींद ले पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे बन चुके थे। अंशिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अभिषेक को समझाए। यहाँ बच्चा उन दोनों परिवार की निशानी है, प्यार की निशानी है। वो कैसे इस बच्चे को मार खा सकता है? अंशिका अभी कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। अंशिका अपने रूम में बैठी अभिषेक के बर्ताव के बारे में सोच रही थी। सोचते-सोचते वो अचानक बेहोश हो गई। अंशिका के बेहोश होते ही जाने के बाद आधे घंटे बाद अभिषेक रूम में खाने की प्लेट लिए एंटर हुआ। अंशिका, तुमने अपना खाना क्यों नहीं खाया? ये कहते हुए रूम के अंदर आ रहा था। अभिषेक की खाने की प्लेट को टेबल पर रख दिया और अंशिका को ढूँढने लगा क्योंकि अंशिका उसे पूरे दिन भी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। अभिषेक ने वॉशरूम चेक किया तो अंशिका वहाँ पर भी नहीं थी। अंशिका के ना मिलने पर अभिषेक को थोड़ा सा डर लग गया। उसे अंशिका के का थोड़ा दिनों पहले खुद को दूर जाने वाला इंसिडेंट याद आ गया, कैसे वो उसे छोड़ के जाने वाली थी। अभिष अचानक से अभिषेक की नज़र ज़मीन पर किसी के हाथ पे गई। अभिषेक जल्दी से उसके पास गया तो अंशिका ज़मीन पर बेहोश होकर गिरी हुई थी। अभिषेक ने अंशिका के गालों पर थपथपाते हुए उठाना चाहा। अंशिका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अभिषेक ने बिना देरी किए अंशिका को गोद में उठाकर रूम से बाहर की तरफ भागा। देखते-देखते अंशिका को हॉस्पिटल लेके पहुँच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अंशिका को क्या हो गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 200
35 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 236 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। 2 घंटे बाद सिटी हॉस्पिटल में अंशिका का फुल बॉडी चेकअप हो चुका था, ठीक से खाना ना खाने की वजह से और अच्छी नींद ना लेने की वजह से अंशिका का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था। पहले से ही अभिषेक की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। अब की टेंशन की वजह से उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर ने अंशिका को समझाते हुए कहा, आपको अपना ख्याल ख्याल रखना चाहिए। आपके अंदर पहले ही एक जान है, ऊपर से अगर आप इतनी लापरवाही करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आपको अभी अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से आपके और आपके बेबी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आई होप आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाई होंगी। ओके, एक बार मुझे ये सारी बातें अपने हस्बैंड को भी बतानी होगी, आपके हस्बैंड को बतानी होगी, ताकि वो आपको कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। अंशिका ने डॉक्टर को मना करते हुए कहा, मैम आपको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना ध्यान रख लूँगी। डॉक्टर अंशिका के चेहरे को साफ साफ पता कर पा रही थी कि अंशिका बहुत ज़्यादा परेशानी में है। डॉक्टर ने अंशिका कंधे पे हाथ रखते हुए धीरे से कहा, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे बता सकती हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, तुम चाहो तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हो। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो थैंक यू डॉक्टर, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? अंशिका ने डॉक्टर की बात सुनकर कहा, वो डॉक्टर को भी बिल्कुल भी नहीं बता सकती थी कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। बताने से भी क्या होगा, डॉक्टर उसकी किसी भी हेल्प भी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। अंशिका ने खुद से ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, अच्छा तुम ज़रा सा आराम करो, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर ने अंशिका को बेड पर लेटाते हुए वो खुद रूम से बाहर चली गई। अंशिका शायद डॉक्टर को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने इतना अंदाज़ा लगा लिया था कि अंशिका बहुत बड़ी मुसीबत में है। डॉक्टर ने के कहने के पर अंशिका चुपचाप बेड पर लेट गई। लगभग करीब आधे घंटे बाद भी डॉक्टर वापस लौट के नहीं आए। अंशिका धीरे से बेड से उठने लगी कि अभिषेक रूम का डोर खोल के अंदर आ गया। अंशिका को सहारा देते हुए धीरे से बेड पर बैठा दिया और एक टक उसके चेहरे को देखता रहा। अंशिका ने अभिषेक की तरफ देखा और जल्दी से अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया। उसने अभिषेक के हाथ को भी खुद से अलग कर दिया और और वो जल्दी से रूम से बाहर चली गई। अंशिका अभी भी अभिषेक से ज़्यादा नाराज़ थी। हॉस्टल बाहर निकलने के बाद अंशिका चुपचाप कार में बैठ गई। अभिषेक भी आगे पीछे भी अभिषेक भी कार में आगे बैठ गया। उसने कार में बैठे कार को ड्राइव करते जल्दी से कार को स्टार्ट कर दिया। 2 दिन बाद पार्थ के ऑफिस में पार्थ ने राधिका के रिज़ाइन लेटर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। राधिका ने जिस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया था उसके अकॉर्डिंग राधिका को पूरे 1 साल तक कंपनी में काम करना था। अगर उससे पहले कंपनी का रिज़ाइन करती है तो उसे पेनल्टी के तौर पर बहुत बड़ी रकम अदा करनी पड़ेगी, जो कि राधिका इस वक्त की इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उसे मजबूरन ऑफिस को दोबारा ज्वाइन करना पड़ा। जब वो ऑफिस आई तो उसे पार्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। राधिका का मन कर रहा था कि वो पार्थ को तो फिर से नीचे ही फेंक दे। मजबूरन वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे सोच कर बहुत गुस्सा आ रहा था। पार्थ अपने कैबिन में बैठा हुआ राधिका की सारी हरकतों को अपने लैपटॉप स्क्रीन में देख रहा था। अब उसने राधिका की सारी हरकतों पर नज़र रखने के लिए अपने कैबिन में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए थे जिन उसके केबिन में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए थे, जिसकी अभी राधिका को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। पार्थ अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो राधिका की हरकत को देखकर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्या बात है भाई, आप तो बहुत ही खुश नज़र आ रहे हो। जब पार्थ ने शिवांगी की आवाज़ सुनी तो उसने अपने चेहरे को लैपटॉप स्क्रीन से हटाकर साइड में देखा, जहाँ शिवांगी अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ी थी और उसे घूर के देख रही थी। पार्थ फाइनली इतनी देर से कंट्रोल कर रखी अपनी हंसी को अब रोक ना सका और खुद को हंसते हुए कहा, देखना इस पागल लड़की की हरकतों को, तुझे भी हंसी आ जाएगी। ये कहते हुए पार्थ ने लैपटॉप की स्क्रीन को शिवांगी के सामने कर दिया। स्क्रीन पर राधिका की हरकतों देखते अब तो शिवांगी को भी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने हंसते हुए पार्थ की तरफ देखते हुए कहा, भाई भाभी सच में छोटे चूहे की तरह डर गई हैं और गोद में और तो और वो लगातार हंस रहे थे। इतने में ही मेरा पेट दर्द होने लगा। शिवांगी के सब कहते वह सोफे पर बैठ गई। ये जो कुछ भी हो रहा था, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। अगर तू ना होती तो आज राधिका ना होती। यहाँ यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 236 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 237 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। पार्थ ने शिवांगी के सर पर चलाते हुए उससे पूछा, पता चला कि मैं राधिका को प्यार करता हूँ। बात की बात पूरी होती उससे पहले शिवांगी ने बोलना शुरू कर दिया, ओ भाई आप अभी मुझे बच्ची समझते हो क्या? अब मैं वो पहले वाली शिवांगी नहीं हूँ जो आप दिन भर परेशान करती रहती हूँ।
अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है मैं अब सब चीज़ों को आसानी से समझने लगी हूँ। मुझे आप पर डाउट तो बहुत पहले से था, लेकिन मेरा डाउट तब क्लियर हुआ जब आप उस दिन चेंजिंग रूम में राधिका के साथ बाहर निकले थे। आपको पता भी है उस दिन कितना ज़्यादा डर गई थी जब आप मुझे इतना ढूँढने के बाद भी नहीं मिले। पता नहीं कैसे-कैसे ख़्याल आ रहे थे मेरे मन में। एक बार के लिए ख़्याल आया कि मैंने आपको मम्मी-पापा की तरह खो दिया। ये सोच के मैं बहुत डर गई थी। मैं ही जानती हूँ उस दिन मैंने खुद को कैसे सँभाला था। अगर आप आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा की ना तो मैं आपसे हमेशा के लिए गुस्सा होके बहुत दूर चली जाऊँगी। मम्मी-पापा के बाद अब आप ही हो भाई। मम्मी-पापा तो चले गए, अब आप मुझे छोड़ के कहीं मत जाना भाई। इतना कहते-कहते शिवांगी की आवाज़ रुआसी हो गई थी। वो जल्दी से पास के गले लग गई और धीरे-धीरे मुझसे बकते कहने लगी, "भाई, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे ना? पागल लड़की, मैं भला तुझे छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ? तुझसे ही तो मेरी दुनिया शुरू होती है और तुझ पे ही ख़त्म होती है। तो भला कै मैं अपनी दुनिया से छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? अब रोना बंद कर, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी अक्ल उतनी ही है तेरे पास। ना जाने मैं कैसे 2-2 पागल लड़कियों को सँभाल लूँगा। हे भगवान बचा लेना मुझे। पार्थ शिवांगी के बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ तो लड़कियाँ पैदा ही नखरे के साथ होती हैं। ये कहते हुए शिवांगी पास से दूर हो गई और अपने आँसू को साफ कर लिया। अच्छा भाई, आप मेरे एक सवाल का जवाब देना। हाँ, पूछना क्या पूछना है? अच्छा, तो आप ये बताओ कि आप उस दिन चेंजिंग रूम में राधिका के साथ आपने क्या किया था, जो वो उसके बाद इतनी परेशान थी? अपनी बात कहकर वो शिवांगी पास घूर के देखने लगी, क्योंकि उसे इस बात की अच्छी तरह अंदाज़ा था क्योंकि उसका भाई कोई भी अच्छा काम बिना किसी प्रॉब्लम के कर ही नहीं सकता है। ज़रूर उसने राधिका के साथ कुछ किया है। शिवांगी ने अपने मन से बात कही। पार्थ शिवांगी के आगे खुद को बिल्कुल नॉर्मल दिखाते हुए कहा, मैं भला क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ़ उतना ही कहा था कि मुझसे प्यार करता हूँ, वो मुझसे दूर जाने की कोशिश कर ना करे। बस आपने इतना ही कहा था उससे। पार्थ की बात सुनकर शिवांगी झट से कहा, हाँ, पार्थ अब शिवांगी को पूरी तरह से बात पार्थ अब शिवांगी को पूरी बात तो नहीं बता सकता था, इसलिए उसने सिर्फ़ इतना ही कहा। बाकी वहाँ क्या हुआ था, ये तो और वो और राधिका ही जानते थे और वो चाहता भी नहीं था कि किसी और को पता चले इस बारे में। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ। आपको पता है ना कि अब आप तो आगे क्या करना है। स्टेप नंबर 2, उनके काम की प्रशंसा करो और नाराज़गी को ख़त्म करने की कोशिश करो। आई होप मेरा भाई मेरी रूठी भाभी को मना ही लेगा। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। देखता हूँ से क्या मतलब है आपका? शिवांगी ने एकदम से पास की बात सुन के उस पे भड़कते हुए कहा, अब आप ये मत कहना कि आपके पास कोई भी प्लान नहीं है भाभी को मनाने का। पास की शिकल देखते ही शिवांगी ने अपना सिर पीट लिया और अपने सिर को एक हाथ मार रखते हुए कहा, हे भगवान क्या होगा मेरे इस भाई का? ऐसे तो ये खुद ही अपनी लव लाइफ की बैंड बजा लेगा। शिवांगी की बात सुनकर पार्थ ने इतना ही कहा, मैं कुछ करता हूँ ना, रहने दो भाई, आपसे कुछ भी नहीं होगा। आप बस ऐसे ही लैपटॉप की स्क्रीन को देखते रह जाना और कोई उन्हें आपसे दूर ले जाकर अपने बच्चों की माँ बना देगा। आप बस तब भी ऐसे ही देते रहना। इतनी ज इ इत इतनी ज़्यादा चिंता कर म इतनी चिंता 1 मिनट, इतनी ज़्यादा चिंता मत कर कोई भी उससे मुझे दूर नहीं जा सकता। मुझे तुझे क्या लगता है मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है। आज मैं उसे डेट पे लेके जा रहा हूँ और आपको क्या लगता है वो आपके जाने के तैयार होगी? शिवांगी झट से पास की बात को सुनते हुए कहा, भाई भाई मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उनके बारे में जितना मुझे आपसे पता चला है और मैं तुझको आपको देखा है, उसके अकॉर्डिंग राधिका को बहुत अच्छी लड़की है। उसने छोटी-सी उम्र में बहुत कुछ झेला है। इतना कुछ होने के बाद वो किसी को भी अपनी लाइफ़ में इतनी जल्दी आने की परमिशन नहीं दे सकती है। इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, इस बात का ख़ास ध्यान रखना कि उसे ज़रा सा भी हर्ट ना हो। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर प्रियवांगी पार्थ के केबिन से बाहर चली गई। जाते-जाते वो पार्थ को गहरी सोच में छोड़ गई थी। पार्थ ने शिवांगी को से यूँ कह तो दिया था कि वो राधिका को डेट पे ले जा रहा है, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। अब पार्थ शिवांगी की बात को सोच-सोच के परेशान हो रहा था। अगर सच में कोई राधिका को उससे दूर ले गया तो और जो शिवांगी ने कहा वो सच हो गया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। कुछ कर पार्थ, तू कुछ कर। थोड़ी देर सोचने के बाद पार्थ से मुझसे अड़ गई। उसने जल्दी से अजय को अपने केबिन में आने के लिए कहा। उधर अनिका के घर पे हॉल में सब लोग परेशान ही बैठे हुए थे। सब लोगों की शक्ल पे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अनिल शर्मा की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं होने का नाम नहीं ले रही थी। जितना
ठीक होते जाते उतना ही बीमार होते जाते। किसी को समझ नहीं आया था कि उनके घर में किसकी नज़र लग गई। एक तरफ अनिल शर्मा की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, दूसरी तरफ अनुराग का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। 2 दिन हो गए हैं, अनुराग का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। 2 दिन से अनुराग गायब है, ना तो उसका फ़ोन लग रहा है और ना ही उसके बारे में कुछ पता चल रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है, जिस वजह से मालती जी अब सोचने लग गया कि उनके घर को किसी की बुरी नज़र लग गई है, जिसकी वजह से उनका हँसता खेलता हुआ परिवार अब इस मुसीबत में पड़ चुका है। शरद ने अनुराग के गायब होने पर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी, कि लेकिन पुलिस वालों को भी अनुराग का कोई अता पता नहीं मिला। इन सब में कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो वो थी प्रतिभा जी। उनके चेहरे पर ज़रा सी भी कोई चिंता की लकीरें नहीं थी। नहीं ना ही वो इस बात को लेकर दुखी थी कि उन अनुराग का कुछ अता पता नहीं है, और ना ही उनके चेहरे पे इस बात की सीधी चिंता थी कि अनिल शर्मा की तबीयत दिन ब दिन करती जा रही है। वो किसी बात को लेकर ज़रा सा भी परेशान नहीं थी। उन्होंने सबको ये कह दिया था कि अनुराग वापस आने अपने घर चला गया और कोई भी उसके लिए चिंता ना करे। किसी इमरजेंसी कारणों से बिना बताए ही आपको जाना पड़ रहा है। प्रतिभा जी के कहने पर भी सुकन्या जी को इस बात में बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने शरद को फ़ोर्स किया था कि वो अनुराग से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी अनुराग का ज़रा सा भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया था। फाइनली उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट कर दी अनुराग की मिसिंग होने पर। प्रतिभा जी ने अनुराग को जो बता दिया था उस पते पर भी जाकर देख लिया, लेकिन प्रतिभा जी ने जो अनुराग का पता दिया था उस पते पे जाकर देख लिया, पर अनुराग का कोई नामो निशान नहीं मिला, जिस वजह से उन्हें अनुराग की चिंता होने लगी थी। उधर अभिषेक के घर पर अंशिका की हालत को देखकर और खुद का बर्ताव के बारे में सोचकर अभिषेक को अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। वो कैसे इतना बदल सकता है, वो कैसे उसकी प्यारी सी अंशिका की से उसकी खुशियों को छीन सकता है। अगर अंशिका की खुशी इसी बच्चे में है तो वो कैसे उसकी खुशी उसकी खुशी छीन सकता है। अभिषेक को अब खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने अंशिका को कई दिनों से बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया था। एक तो अंशिका प्रेग्नेंट है, ऊपर से इतना ज़्यादा स्ट्रेस अभिषेक को खुद पे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। खुद को चोट पहुँचाने के लिए अभिषेक ने मिलकर अपने हाथ तोड़ दिया। काँच टूटने की आवाज़ से अंशिका जल्दी से भाग के वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम की हालत देख के अंशिका वॉशरूम के डोर पर ही रुक गई। पूरे वॉशरूम में काँच के टुकड़े फैले हुए थे और अभिषेक के हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। उसके हाथ में भी काँच के टुकड़े लगे हुए थे। अभिषेक, ये कहते हुए अंशिका आगे बढ़ने वाली थी कि अभिषेक ने उसकी तरफ पलटते हुए देखते हुए कहा, इधर मत आओ, तुम्हें चोट लग सकती है। अंशिका ने उसके बाद भी अनसुना करते हुए आगे बढ़ने लगी। जैसे अंशिका के आगे बढ़ने के लिए एक कदम बढ़ाया, उसके पैर में कांच का टुकड़ा लग गया, जिसकी वजह से उसका मुंह से दर्द की भरी चीख निकल गई। जहाँ अंशिका ने अपने पैर रखा था वहाँ वो फर्श खून से लाल होने लगा था। इससे पहले अंशिका ने और आगे बढ़ती, अभिषेक खुद ही चलकर अंशिका के पास आ गया और जल्दी से अंशिका को अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम से बाहर रूम से बेड पर आराम से लिटा दिया, और खुद भी उससे थोड़ी सी दूरी पर बैठ कर उसके पैरों से अपने हाथों से पकड़कर आराम से अपनी थाई में रखा, और इस बात का पूरा ध्यान रखे कि अंशिका को कम से कम दर्द हो। पास ही पड़े अपने फ़ोन को उठाकर उसने जल्दी से डॉक्टर को नंबर डायल करते हुए डॉक्टर को जल्दी आने को कहा, और तब तक खुद अंशिका की कान के टुकड़ों को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंशिका को इन सब में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अंशिका को दर्द में देख के अभिषेक को चोट तो पूरी तरह से भूल ही गया था। अंशिका ने अभिषेक के हाथों से अपने पैरों को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक ने ऐसा नहीं किया। हिलो मत, ये कहते हुए अभिषेक ने अंशिका को डांटा, इतनी ज़्यादा तुम्हें चोट लगी है, फिर भी फिर भी तुम अपने पैर को हिला रही हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं कांच के टुकड़ों को कैसे निकालूंगा? और उसका क्या, जो तुम्हें चोट लगी है तुम्हें भी तो चोट लगी है, तुम्हें भी दर्द हो रहा होगा। उसका क्या, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, तुम्हारे मुकाबले तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, मुझे देखने दो। ये कहते हुए अंशिका ने फिर से अपने पैर को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। मैंने कहा ना, हिलो मत, मुझे देखने दो। अभिषेक ने फिर से अंशिका को डांटते हुए कहा, लेकिन अभिषेक तुम्हें भी दर्द हो रहा है, मुझे भी देखने दो। अंशिका ने फिर से अपने पैर को वापस लेते हुए कहा, मैंने कहा ना, हिलो मत, तुम मेरी बातों को कभी सुनती ही नहीं हो। ये कहते हो अभिषेक ने फिर से अंशिका को डांट दिया। बस हो गया, अब दर्द नहीं होगा। अभिषेक ने धीरे से अंशिका के पैर से कांच का टुकड़ा निकाल दिया। अभिषेक, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? अंशिका ने अब तक ये समझ लिया था कि अभिषेक किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। अंशिका की बात सुनकर अभिषेक के हाथ रुक गए और सुने और उसने अंशिका की तरफ देखते हुए कहा, मैं बहुत बुरा हूँ ना अंशिका, मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ ना, तुम ऐसा ही किसी ने कहा है।
तुमसे ऐसा किसी ने कहा है कि तुम बहुत बुरे हो तुम तुमसे ऐसा किसने कहा कि तुम बहुत बुरे हो। अंशिका ने अभिषेक से अपने पैरों को छुड़वा लिया और वो खुद अभिषेक के बिल्कुल पास आके बैठ गई। उसने अभिषेक के चेहरे को अपने हाथों को थाम के कहा, मुझे बताओ क्या बात है। आई एम सो सॉरी, मैं सच में बहुत बुरा हूँ जो मैं अपने बच्चे को। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है ज़रूर कोई बड़ी वजह है जो तुम मुझे सोच छुपा रहे हो ये कहते हो। अंशिका ने अभिषेक के गले लग गई। तुम्हें इतना भरोसा है मुझ पर। अभिषेक ने भी अंशिका को कस कर अपनी बाहों में थाम लिया। हाँ, है मुझे तुम पे भरोसा। अंशिका ने अभिषेक को जवाब देती धीरे से जवाब देते हुए कहा। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 237 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 237 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आप समझ में ना आया हो, आपको और पर लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।